मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के सामने संविधान में कुछ बचा रह गया था, जैसे कि संसद पढ़ा रहे थे, संसद में कुछ बाकी रह गया था, तो वहीं आज हम लोग देखेंगे कि संसद में क्या क्या रह गया था। जैसे आपको हम जब पढ़ा रहे थे बता रहे होंगे कि अगर संसद है, संसद कितने भागों से बनी है? 3 भागों से। कितने भाग हैं? लोकसभा, राज्यसभा और कौन होता है? राष्ट्रपति। ये 3 लोग मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। ठीक, संसद का निर्माण करते हैं। सरकार में आपको बता रहे होंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये सरकार के 3 अंग थे जो आपको बता दिया गया था। और विधायिका कार्य क्या होता है? कानून बनाना, इसका लागू करना, इसका रक्षा करना। तो विधायिका देखिए 2 प्रकार के आपको बताई गई थी। एक बताई गई थी, एक केंद्र की विधायिका आपको बताए थे, एक बताए थे राज्य की विधायिका या प्रांत की। ठीक, केंद्र की विधायिका क्या नाम बताए थे? संसद नाम बताए थे। और प्रांत की विधायिका क्या नाम बताए थे? राज्य विधान मंडल। संसद के कितने सदन? 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा। ठीक, लोकसभा, राज्यसभा। और राज्य विधानमंडल कितने सदन? 2 सदन, विधान परिषद और विधानसभा। तो 2 चीजें यहाँ देख लिया जाता है कि विधायिका का भैया काम क्या होता है? कानून बनाना। एक केंद्र की विधायिका होगी, एक राज्य की विधायिका होगी। केंद्र की विधायिका कहते हैं संसद के 2 सदन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल के 2 सदन, विधान परिषद, विधानसभा। ठीक, इतना कॉमन से जानकारी यहाँ हम लोग देख लिए थे। आगे चल के हमने देखा था कि लोकसभा में क्या होता है, राज्यसभा में क्या होता है, राष्ट्रपति की स्थिति क्या होती है संसद में। ठीक, ये बात थी। कार्यपालिका जैसे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महासचिव, ये सब इसमें आ जाते हैं। महान्यायवादी। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, कि संविधान का संतुलन चक्र भी कहा जाता है, कि संविधान भैया देखती है कि विधायिका के कानून, कार्यपालिका के कार्य संविधान के अनुसार है कि नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसे कानून या कार्य को विधशून्य घोषित कर देती है। इसी को, इसका क्या कहते हैं? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है, कि वो न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है कि भैया ऐसा कैसे करती है, गलत रहेगा तो हटा देगी, नहीं रहेगा तो लगा देगी। चलिए देखते हैं, हम आपको पढ़ा दिए थे लोकसभा अध्यक्ष और सभापति तक तो बता ही दिए थे। सभापति कौन बनेगा? जो उपराष्ट्रपति बनता है प्रेजेंट में जो रहेगा वही सभापति होता है। ठीक, चलिए आप देखेंगे हम लोग विधेयक देखेंगे। ठीक, संसद के काम क्या होता है? कानून निर्माण। संसद के काम क्या होगा? कानून निर्माण का। संसद का पहला काम समझ लीजिए, कानून निर्माण का होता है। कानून निर्माण का काम इसका है। तो कानून निर्माण कौन करता है भैया? संसद। संसद में कितने सदन? 2 सदन। सदन कितने हैं? 2। ये क्या है? सदन है ना, सदन है ये। और राष्ट्रपति इसका अभिन्न अंग माना जाता है। क्या माना जाता है? अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि ये इन सदनों का सदस्य नहीं होता है, सिर्फ इनमें जुड़ा रहता है अभिन्न अंग के रूप में। क्योंकि कोई भी विधेयक अगर लोकसभा, राज्यसभा से होकर गुजरेगा तो किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास जाता है। और राष्ट्रपति इस पे क्या करता है? सिग्नेचर कर देता है। ठीक, इसे सिग्नेचर कर देगा और वो विधेयक कानून बन जाता है ना। इतनी बात समझ में आई? चलिए, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये है। अब देखिए विधेयक कानून निर्माण ये कैसे करते हैं, देखना हमको है कि कानून निर्माण ये कैसे करेगी संसद। देखिए, एक सदन, दूसरा सदन। ठीक, केंद्र में 2 सदन, संसद के 1, 2। अगर किसमें रूप में आएगा? विधेयक के रूप में आएगा। कोई कानून अगर बनने आता है तो किसमें आएगा? विधेयक में। विधेयक। ठीक, विधेयक भी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। एक सरकारी विधेयक होता है, एक
सरकारी विधेयक होगा, एक सरकारी विधेयक होता है, दूसरा कौन होता है, गैर सरकारी विधेयक। गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक होता है। ठीक, दो विधेयक। देखिए सरकारी विधेयक क्या होता है, इसे मंत्री पेश करते हैं संसद में। कौन पेश करेगा, मंत्री लोग पेश करते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं वो पेश करेंगे। इसको कौन पेश करेगा, संसद सदस्य पेश करेंगे। कौन, संसद सदस्य पेश करेंगे। ये गैर सरकारी विधेयक होगा। ठीक, तो विधेयक कितने प्रकार, दो, सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक। इस पे मंत्री जी पेश करेंगे तो सरकारी विधेयक कहलाएगा, और संसद सदस्य कोई पेश करेगा तो गैर सरकारी विधेयक कहलाएगा। ठीक, ये संसद है ना, संसद है, ये संसद है, यहाँ दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। मान लीजिए कोई विधेयक पहले आया है किसमें, कच्चे प्रस्ताव के रूप में। किसमें आया है, कच्चे प्रस्ताव के रूप में। एक ढांचा लाया गया है कि भैया ले चल रहे हैं हम इसको, इस पे कानून बनवाया जाएगा। कहाँ, संसद में। बनवाएगा कौन, जो लोकसभा राज्यसभा में इसमें कितने सदस्य होते हैं, 545 सदस्य, इसमें कितने होते हैं, 245 सदस्य। तो इन्हीं में से कोई एक सदस्य होगा जो कानून के लिए, कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाएगा। जब वो अपने हाथ में लिए रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, कच्चा प्रस्ताव। अभी ये पक्का नहीं हुआ, जैसे ही ये संसद में पेश कर देगा उसका नाम क्या हो जाएगा, विधेयक नाम हो जाता है। समझ गए, विधेयक कहलाने लगेगा। ठीक, अभी विधेयक है, यहाँ कच्चा प्रस्ताव था पहले वाले चरण में, दूसरे वाले में जब प्रस्ताव पेश हो गया तो संसद में पेश हुआ तो इसे विधेयक कह दिए। अभी कानून नहीं बना है, समझ रहे हैं, अभी कानून नहीं बना है। कानून बनने में कई चरण होते हैं, उन चरणों से इस विधेयक को गुजरना पड़ेगा। समझ गए, तो देखते हैं विधेयक के प्रकार कितने होंगे, कितने प्रकार के विधेयक हो सकते हैं। समझ रहे हैं, तो ये बात है। चलिए देखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे विधेयक के प्रकार। विधेयक आप सुनते होंगे, साधारण विधेयक, धन विधेयक, और कौन सा, संशोधन विधेयक। इन्हीं विधेयकों पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए। संसद का काम है कानून निर्माण करना, वित्तीय नियंत्रण करना और महाभियोग लगाना, ये सब काम इसी का होता है। तो आज हम लोग देखेंगे कानून निर्माण कैसे होता है। देखिए ये है, मान लीजिए क्या है, हम विधेयक लिखते हैं। क्या, विधेयक। अभी ये विधेयक है। अब कानून देखिए प्रकार बताते हैं कितने प्रकार के हैं। लाइन खींच दिए हम। अब करते हैं, पहला लिखते हैं क्या, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक पहला कौन सा है, साधारण विधेयक। साधारण विधेयक। दूसरा कौन सा है, धन या वित्त विधेयक। धन या वित्त विधेयक। धन या वित्त विधेयक। तीसरा कौन है, संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक, ये तीसरा है। देखिए जैसे अंग्रेजी बोलने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आपको शब्दकोश पता है तो आप अंग्रेजी टूटी फूटी बोल लेते हैं ना। वैसे संविधान पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरत अनुच्छेदों की नहीं पड़ती है। आपको संविधान का मूल ढांचा पता होना चाहिए। तो पूरे संविधान में 395 अनुच्छेद याद करने बैठ जाएंगे तो टाइम लगता है। हमें परीक्षा पास करनी रहती है तो जो मुख्य अनुच्छेद होते हैं वो हम देख लेते हैं, वही परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। चलिए, तो ये साधारण विधेयक हो गया। और क्या बताएं आपको, धन विधेयक, संशोधन विधेयक। ये तीन विधेयक होते हैं जो संसद में पेश किए जाएंगे। ठीक, तीन। देखिए इसका अनुच्छेद बहुत पूछा जाता है। इसका अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 110। इसका अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 किसका है, संशोधन विधेयक का। ये देखिए साधारण विधेयक पे हम चर्चा करते हैं। पहले साधारण विधेयक देखते हैं। देखिए ये कहाँ लाया जाएगा, संसद में ही लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा,
संसद में लाया जाएगा। संसद में लाने के दौरान इसमें दो सदन आपको बताए हैं, हमेशा याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा। दो याद रखेंगे आप हमेशा कि लोकसभा और राज्यसभा। अब देखते हैं हम, यहां से गुजरने के बाद ही राष्ट्रपति के पास जाता है, ये बात समझिए। देखिए, साधारण विधेयक अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पेश किया जा सकता है, तो आप क्या बताएंगे? किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। कहां पेश किया जाएगा? किसी भी सदन में। मतलब लोकसभा, राज्यसभा में साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है। जैसे भाग 1 में आप देखेंगे, भारत और उसके राज्य क्षेत्र या संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, वहां अगर कोई नया राज्य का गठन होता है तो किससे पास होता है? साधारण विधेयक से ही पास होता है। समझे, ये बात है। तो ये विधेयक कहां लाया जाएगा? किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब एक बहुमत होता है, किसी भी सदन में लाया जाएगा। अब एक बहुमत होगा कि किस बहुमत से संसद के सदस्य इसे पास करेंगे। तो कौन से? साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से ये पास किया जाएगा। साधारण बहुमत से ये पास किया जाएगा। संसद के सदस्य इसे साधारण बहुमत से पास कर देते हैं। 2/3 सदस्य उपस्थित या मतदान करने वाले 2/3 सदस्य में ही साधारण बहुमत आ जाता है। ठीक, उसकी व्याख्या में एक बार अलग से कहीं करेंगे। विशेष बहुमत, साधारण बहुमत कैसे होते हैं उसे समझाना पड़ेगा, ऐसे से होता है। तो याद रखेंगे कौन से बहुमत से पास किया जाएगा? साधारण बहुमत से, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक, अब ये किसके पास गया? साधारण बहुमत से क्या हुआ? हम पेश किए, ले जाओ भैया, ले जाइए। जब दे दिए तो सदन दोनों बहस किए, बहस करने के बाद क्या, ये साधारण बहुमत से पास कर दिए। अब किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात है, किसके पास जाएगा? राष्ट्रपति के पास। किसके लिए जाएगा? सिग्नेचर के लिए। राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति क्या हो सकती है? वो क्या कर सकता है? उसकी अनुमति वो इनकार कर सकता है। क्या कर सकता है? इनकार कर सकता है। इनकार कर सकता है। इनकार कर सकता है, यहां बात समझिए। इनकार कर सकता है का मतलब है कि विधेयक को लेने से मना कर सकता है, या विधेयक ले ले क्या कर दे? पॉकेट में भी रख सकता है। क्या कर सकता है? पॉकेट। और ये मना करने वाला कहलाता है पूर्ण वीटो, कहा जाता है इसे। पूर्ण वीटो के नाम से ये जाना जाएगा। और पॉकेट वीटो भी कहा जाता है। पॉकेट वीटो का मतलब है कि वो अपने जेब में रख लेगा, ना इस पे कुछ इनकार करेगा, बोलने की जरूरत ही नहीं। वो लाएगा, लाओ लाओ लाओ, दो लो, अपने जेब में रख लेगा, कहेगा चाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे क्या कहेंगे? पॉकेट वीटो। जैसे डाक विधेयक पे ज्ञानी जैल सिंह सरकार ने कर दिया था। डाक विधेयक पर 1986 के लपेट ये डाक विधेयक पर कर दिया गया था कि वो पॉकेट वीटो में रख लीजिए, कोई बात नहीं, जाने दो। तो क्या हुआ? राष्ट्रपति इसको इनकार भी कर सकता है। समझिए, ध्यान समझेंगे, प्यार से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक, प्यार की भाषा सबको आती है, तो प्यार से समझा जाएगा। अब क्या होगा राष्ट्रपति इस पे? क्या राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है? आप क्या कहेंगे? हाँ, भेज सकता है। भेज सकता है, लिख देते हैं हम, भेज सकता है। भेज सकता है किसके लिए? पुनर्विचार के लिए। पुनर्विचार के लिए, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ठीक, ये 3-4 चीजें आपको अभी तक बताएगी। किसी भी सदन में साधारण विधेयक को रख सकते हैं, साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, और राष्ट्रपति इस पे इनकार कर सकता है, इसे पूर्ण वीटो कहेंगे, या अपने पॉकेट में भी रख सकता है, ना इनकार ना स्वीकार, भाग जाओ यहाँ से, समझ गए? और इसे पुनर्विचार के लिए भी वापस भेज सकता है। और क्या हो सकता है? इस पे क्या संयुक्त बैठक हो सकती है? हाँ भैया, इस पे संयुक्त बैठक हो सकती है। क्या हो सकती है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक हो सकती है। संयुक्त बैठक हो सकती है। संयुक्त बैठक हो सकती है। देखिए, साधारण विधेयक में इतनी चीजें ही आपको याद रखनी चाहिए कि भैया किस सदन में लाया जाएगा, लोकसभा की राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किस बहुमत से पास होगा? साधारण बहुमत से आसानी से पास कर दिया जाता है।
क्या राष्ट्रपति इसको इनकार कर सकता है? जी भैया, उसे अधिकार है, वो इनकार कर सकता है, स्वीकार न इनकार कुछ नहीं, पॉकेट में रख सकता है, पूर्ण वीटो का प्रयोग कर सकता है, और इसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। जी, साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जा सकता है। संयुक्त बैठक हो सकती है? हो सकती है, जरूर हो सकती है, समझे। संयुक्त बैठक ये भी याद रखिए केवल और केवल साधारण विधेयक पर भी हो सकती है। संयुक्त बैठक केवल और केवल साधारण विधेयक पर हो सकती है। संयुक्त बैठक की हम थोड़ा चर्चा कर देते हैं कि संयुक्त बैठक होती है, समझ में आ गया ना, कि किसी भी सदन पेश किया जा सकता है, साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, इनकार कर सकता है, पूर्ण वीटो का प्रयोग, पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है, और पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संयुक्त बैठक हो सकती है, समझ गए, इतनी बात समझ में आई। चलिए हम संयुक्त बैठक पे थोड़ा चर्चा कर देते हैं। संयुक्त बैठक क्या होता है, समझ गए, आराम से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, संयुक्त बैठक थोड़ा यही चर्चा कर देते हैं कि संयुक्त बैठक होती क्या है। संयुक्त बैठक, संयुक्त शब्द से ही लग रहा है कि 2 लोग 3 लोग बैठेंगे, तो संयुक्त बैठक मतलब होता है, बुलाएगा कौन इसको? राष्ट्रपति। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करता है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष। बुला देगा राष्ट्रपति, अध्यक्षता ही करेंगे। चलिए देखिए, संयुक्त बैठक कब हो सकती है? संयुक्त बैठक कब हो सकती है? देखिए, गतिरोध की स्थिति पैदा होती है। किसकी? गतिरोध की स्थिति। एक गतिरोध की स्थिति पैदा होगी तभी संयुक्त बैठक हो सकती है। देखिए, लोकसभा है, राज्यसभा है, हम ऐसे बता देते हैं, एक तरफ लोकसभा लिख देते हैं, एक तरफ राज्यसभा, आराम समझिए, समझ में जाएगा। देखिए, लोकसभा राज्यसभा होती है। मान लीजिए विधेयक किसमें आ गया? लोकसभा में आ गया, लोकसभा में आ गया, या मान लीजिए राज्यसभा में आ गया, दोनों में किसी भी साधारण या विधेयक आ सकता है। तो क्या करेगा? ये चर्चा करके भेजेगा किसको पास? राज्यसभा के पास, या राज्यसभा के पास आया तो राज्यसभा चर्चा करके किसके पास भेजेगा? इनके पास। अब यही गतिरोध की स्थिति पैदा होगी, समझ लीजिए। देखिए, होता यह है कि जैसे मान लीजिए विधेयक यहाँ आया, तो अब इन्होंने चर्चा कर किसे भेज दिया? राज्यसभा के। पहली स्थिति क्या बनेगी? विधेयक को लेने से मना कर दे। क्या बनेगी? विधेयक को लेने से मना कर दे। पहली स्थिति क्या बनी? विधेयक को लेने से मना कर दे। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? विधेयक तो ले ले, विधेयक तो ले ले, पर उस पर 6 महीने तक विचार ही न करे, पर उस पर 6 महीने तक विचार ही ना करे, विचार ना करे, उस पर 6 महीने तक विचार ना करे। दूसरी स्थिति क्या बनी? पहला तो मान लीजिए भाई साहब विधेयक ले लिए लोकसभा, क्या करें? मान लीजिए पहला स्थिति का विधेयक लेने से मना कर दें, हम नहीं लेंगे, डाओ हमको नहीं पसंद है, तो गतिरोध की स्थिति पैदा कर दी है। दूसरा, अच्छा लाओ ले लिए, और उस पर 6 महीने तक विचार ही नहीं किए। जब तक 6 महीने विचार नहीं करेंगे, दूसरा का ले लिए, 6 महीने तक विचार करने दिया, करने दे, वापस नहीं कर रहे हैं, नवाब हो गए हैं, तो गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाएगी, एटीट्यूड को हट पहुंच जाएगा, 6 महीने से लिया वापस नहीं कर रहा है। तीसरी स्थिति क्या बनेगी? ले लिए, लाओ दे दो, पढ़ भी लिए, अच्छा लगा, उसे उल्टा सीधा लिख दिया कुछ, कोई ऐसा संशोधन कर दिए जिससे पहला सदन मान ही नहीं रहा है, तो भी गतिरोध की स्थिति मानी जाएगी। तो क्या होगा? कोई ऐसा संशोधन कर दें, कोई ऐसा संशोधन कर दें जिसे पहला सदन ना माने, जिसे पहला सदन ना माने, कोई ऐसा संशोधन कर दे जिसे पहला सदन ना माने। ये 3 स्थितियों को गतिरोध माना जाता है, समझ गए। इस स्थिति में ही संयुक्त बैठक हो सकती है। संयुक्त बैठक का अनुच्छेद आपको बता देते हैं, अनुच्छेद 108 है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 108। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। और गतिरोध की स्थिति क्या होती है? विधेयक को लेने से कोई सदन मना कर दे, विधेयक ले ले, पर उस पर 6 महीने तक कोई विचार ही न करे, विधेयक में कोई ऐसा संशोधन कर दे जिसे पहला सदन न मान रहा। 3 स्थितियां गतिरोध मानी जाती हैं, जिसके कारण से संयुक्त बैठक हो सकती है। यहाँ संयुक्त बैठक भी आप निपटा दिया गया, संयुक्त बैठक यही है, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, ठीक। ये है। चलिए अब हम लोग देखते हैं धन विधेयक। धन विधेयक की स्थिति क्या होती है? साधारण विधेयक देख लिए, अब धन विधेयक देखेंगे।
बातें वही रहेंगी। देखिए क्या बदलता है, बातें वही रहती हैं, क्या बदलता है देखते हैं। चलिए देखिए, ये होता है धन विधेयक। हमने बताया कि ये देखिए सदन में पेश किया जाए, पहला शर्त है किस सदन में, तो आप धन विधेयक देखेंगे किस सदन में पेश किया जाएगा, किस सदन में पेश किया जाएगा, हम यहाँ बताते हैं, आसान रहेगा। देखिए धन विधेयक कहाँ पेश किया जाएगा, पहली स्थिति कहाँ, तो यहाँ हम बताएंगे केवल और केवल कहाँ, केवल और केवल, केवल और केवल लोकसभा में। कहाँ, लोकसभा में। लोकसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है, समझ, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है। तो केवल और केवल, पहला क्या शर्त है, केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं पेश किया जाएगा। ठीक, दूसरी स्थिति क्या बनेगी, कौन से बहुमत से पास किया जाएगा, तो ये भी साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। किससे, साधारण बहुमत से ही ये भी पास किया जाता है। किससे पास किया जाएगा, साधारण बहुमत से पास किया जाएगा। राष्ट्रपति क्या इसे वापस कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या है, वो सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, क्या है, बाध्य है, सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। सिग्नेचर कर दो, धन विधेयक पर राष्ट्रपति को सिग्नेचर करना पड़ेगा, वापस नहीं भेज सकते हैं। क्या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं, भैया जब सिग्नेचर यही कर दिए तो विचार विचार कौन बात है, यहाँ जब आप सिग्नेचर यही कर दे रहे हैं तो विचार कौन सा, कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं। संयुक्त बैठक हो सकती है, जब सिग्नेचर हो गया तो गतिरोध पैदा ही नहीं होगा, तो बैठक काहे भैया, कोई बैठक नहीं, कोई बैठक नहीं। तो बातें वही है, बैठक जब यही सिग्नेचर कर दे, देखिए यही पे खत्म हो जा रहा है, सिग्नेचर यही कर दे रहा है, ये तीनों स्थितियां क्या होंगी, दोनों स्थितियां नहीं मानी जाएंगी, समझ गए। तो ये केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। बहुत पूछा जाता है धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कौन से बहुमत से पास होगा, साधारण बहुमत से। राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्य है, पुनर्विचार नहीं हो सकता है, पुनर्विचार नहीं हो सकता है, पुनर्विचार नहीं हो सकता है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। ठीक, तो ये बातें हैं इसमें धन विधेयक में, समझ गए। धन विधेयक ऐसे ही पास हो जाता है। चलिए देखते हैं संशोधन विधेयक की स्थिति क्या है। ठीक, संशोधन विधेयक की स्थिति हम देखते हैं क्या है। ये वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 में उल्लेख किया गया है, वो भी साधारण विधेयक का ही एक रूप होता है, उस पर संयुक्त बैठक हो जाती है। ये जो वित्त विधेयक लिख दिए हैं हम, वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक का ही रूप होता है, और ये अनुच्छेद 117 में इसकी चर्चा की गई है, इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक, क्योंकि इसमें गतिरोध की स्थिति हो सकती है, बस इतना जानिए, पूछा नहीं जाता, विधेयक पूछा जाएगा अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक भी हम क्या किए, हो गया, इतना ही इसमें रहेगा। अब हम आगे देख लेते हैं संशोधन विधेयक। संशोधन विधेयक, देखिए संशोधन विधेयक पहला करता क्या है, तो संविधान का क्या करेगा, संशोधन करेगा। क्या करेगा, संविधान का संशोधन करता है। क्या करता है, संविधान का संशोधन करता है। एक ही अनुच्छेद पूरे संविधान में ऐसा है बाबू कि ये 368 ऐसा है जो संविधान का संशोधन कर सकता है, और ये पावर केवल और केवल किसको है, संसद को है। वो राज्य जब पढ़ाया जाएगा, राज्य विधानमंडल वहां नहीं रहता है, समझ गए, वहां नहीं रहेगा, ये केवल और केवल यही बात होती है इसकी। ठीक, देखिए इसमें देखिए, संविधान का संशोधन करना है, ये किस सदन में लाया जाएगा, ये किसी भी सदन में ला सकते हैं हम इसको, किसी भी सदन में ला सकते हैं, राज्यसभा चाहे लोकसभा में, किसी भी सदन में ला, कोई दिक्कत नहीं। कौन से बहुमत से पास होगा, यहाँ याद रखिएगा, विशेष बहुमत से पास होता है। कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से पास होता है। कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से पास होता है। क्या राष्ट्रपति से वापस कर सकता है, नहीं, सिग्नेचर यही कर देगा, वापस नहीं कर सकता है, यहाँ सिग्नेचर ये कर देगा। सिग्नेचर कर दिया तो कानून बन गया, बात खत्म, विधेयक से कानून अधिनियम नियम कहलाने लगता है। क्या पुनर्विचार भेज सकता है, नहीं भेज सकता है। क्या संयुक्त बैठक हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो बातें सब वही सेम है, कुछ खास अंतर नहीं है। पहले मैं आपको बताया किसी भी सदन में साधारण बहुमत से, इसमें सब हो सकता है। आपको धन विधेयक बताया गया कि केवल लोकसभा में साधारण बहुमत से पास हो जाएगा, 110 में था। इसमें आपको बताया गया संशोधन विधेयक ये काम क्या करता है, पूरे संविधान में संशोधन यही करता है। जो आप सोचते हैं संविधान संशोधन हो गया, तो यही अनुच्छेद जिम्मेदार होता है
जो संविधान का संशोधन करता है। समझ गए? हाँ, तो ये किसी भी सदन में ला सकते हैं विशेष बहुमत से, राष्ट्रपति इस पे सिग्नेचर कर देगा तो कानून बन जाता है। और इस पे क्या संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है, ना पुनर्विचार लिए हो सकते हैं। तो ये 3 विधेयक थे। 3 विधेयक हम लोगों ने प्यार से देख लिया, अच्छे से देख लिया, समझ गए? बहुत अच्छे से समझा हम लोगों ने और कोई दिक्कत नहीं हुई। 3 विधेयक। हम यही आपको एक चीज और बता देते हैं चलते चलते का विधेयक समाप्त। देखिए वाचन होता है कुछ, समझ गए? कुछ वाचन होता है, वो वाचन जो होता है विधेयक में ही होता है। देखिए वाचन होता है, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता है, तो ऐसे थोड़ी विधेयक पास कर दिया जाएगा कि लो हम बहस करते हैं चले जाएं। उसमें देखते हैं संसद का जो पार्लियामेंट में सत्र चलता है, उसे देखे ना कैसे दंगा होता है, उसमें बड़ी तगड़ी बहस होती है। बहस बिना कैसे बहस हो जाएगा? चलिए लिख देते हैं प्रथम वाचन। देखिए प्रथम वाचन में क्या होगा? प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, द्वितीय वाचन और क्या है? तृतीय वाचन। तृतीय वाचन। देखिए कोई भी विधेयक आता है तो ये वाचनों से गुजरना ही उसे पड़ेगा, समझ रहे हैं? इसमें क्या होता है? विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें क्या होगा? विधेयक का प्रस्तुतिकरण होता है। इसमें क्या होगा? विधेयक का प्रस्तुतिकरण। विधेयक का प्रस्तुतिकरण, लो पकड़ो। विधेयक का प्रस्तुतिकरण मतलब होता है विधेयक इसमें पेश किया जाता है। दूसरे में क्या होगा सर? यहाँ होगा ये प्रतिवेदन स्तर कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रतिवेदन स्तर कहलाता है। प्रतिवेदन स्तर। प्रतिवेदन स्तर का मतलब ये है कि यही सबसे ज्यादा बहस होती है। यूं कह लीजिए यहाँ सिद्धांतों, विधेयक के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर सर्वाधिक बहस होती है। क्या होती है? सर्वाधिक बहस होती है। सिद्धांतों और उद्देश्यों पर सर्वाधिक बहस होती है, समझ गए भैया? तो हम ये कह सकते हैं कि विधेयक के सिद्धांतों और उद्देश्यों पर किस लिए है, तो सबसे महत्वपूर्ण वाचन यही कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण वाचन। क्या लिख दिए? महत्वपूर्ण वाचन। चलिए बोल तो महत्वपूर्ण वाचन यही कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण वाचन द्वितीय वाचन कहलाता है, समझ गए? यहाँ तो विधेयक के लाया गया, प्रस्तुत किया गया, थोड़ा थोड़ा देख लिए, हो गया। अब यहाँ क्या किया गया? उसके प्रतिवेदन स्तर किया गया, उसके भाषा यहाँ सिद्धांतों उद्देश्यों पर सर्वाधिक बहस, कटाक्ष पटकाच, पक्ष विपक्ष लड़ते रहते हैं। तृतीय वाचन में क्या होगा? विधेयक में भाषा संबंधी अशुद्धि दूर कर दी जाती है। भाषा संबंधी अशुद्धि दूर की जाती है। भाषा संबंधी अशुद्धि दूर की जाती है, समझ गए? अगर यहाँ नहीं समझ में आता है तो प्रवर समिति का गठन कर देते हैं। प्रवर समिति का, लो भैया तुम कर लो शिव जंग, प्रवर समिति का गठन कर देंगे। ये लोग भी इस पे बहस करते हैं, उद्देश्य को इसी चर्चा वर्चा की जाती है बहुत। तो आपको इतना याद रखना है इसमें कि प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, सबसे महत्वपूर्ण वाचन कौन होता है? द्वितीय वाचन होता है, जिसमें सिद्धांतों उद्देश्यों पर सर्वाधिक बहस जंग छिड़ती है। तो वाचन भी देख लिया गया। ठीक इसी से विधेयक से संबंधित है। विधेयक तीन वाचनों से होकर गुजरेगा, समझ गए? तो ये हो गया ना। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग। जब इतना ही देख लिया, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि नहीं? चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। कानून निर्माण हो गया? नहीं, कानून निर्माण पता चला कैसे होता है? ऐसे ही होता है। 2-3 बार देखोगे सही हो जाएगा, याद हो जाएगा। पढ़ा करिए, पढ़ने से ही शिक्षा आती है, या बोल देने से या बड़ी बड़ी बातें करने से शिक्षा नहीं आ जाती। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, तो मेहनत किया करिए। आपको अब बताएंगे बैठक। क्या बताएंगे? बैठक। बैठक अनुच्छेद 85। कितना है? अनुच्छेद 85। देखिए बैठक बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। तो कई प्रकार की बैठक होती हैं, समझ रहे हैं? कई प्रकार की बैठक होती हैं, कई प्रकार की बैठक होंगी, जिसमें पहला हम आपको क्या बताते थे? सत्रावसान। चलिए कोई दिक्कत नहीं।
आहूत करना, आहूत करना या बुलाना ही कहा जाता है, या बुलाना। दूसरा क्या होगा, विघटन, विघटन, और क्या होगा, स्थगन, स्थगन। ये पूछा जाता है आपसे कि बैठक कौन बुलाता है। ये वाला अनुच्छेद 85(1) में है, अनुच्छेद 85(1) में है, और ये वाला अनुच्छेद 85(2) में, अनुच्छेद 85(2). चलिए देख लेते हैं, अरे ऐसे हटा देते कोई। देखिए बात क्या है, देखिए यहाँ देखिए 17 अवसान, आहूत करना, विघटन करना, ये 3 काम कौन करेगा, आपका कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक, कौन करेगा, राष्ट्रपति। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये वाला स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी। कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी। कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी। देखिए समझिए क्या होता है। देखिए 17 अवसान क्या होता है, 17 अवसान, देखिए संसद सत्र बैठता है। यहां आप ये समझिए 2 सत्रों के बीच की अवधि, 2 सत्रों के बीच की अवधि, 2 सत्रों के बीच की अवधि, 2 सत्रों के बीच की अवधि क्या कहलाती है, 17 वसान कहलाती है, 17 वसान कहलाती है। 2 सत्रों के बीच की अवधि मतलब देखिए सत्र है, शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र, मानसून सत्र, मानसून सत्र, बजट सत्र, बजट सत्र। देखिए वैसे तो 2 बैठक बुलाने की परंपरा है, पर अब 3 बैठक होने लगी हैं संसद में। तो यहाँ 17 अवसान ये होता है, 2 सत्रों के बीच की अवधि जो होती है वही 17 अवसान होता है। ये अधिकतम कितना हो सकता है, 6 माह। 6 माह के अंतराल पर, मतलब साल में 2 बार बैठ सकते। 17 अवसान देखिए बताए, 2 सत्रों के बीच की अवधि क्या कहलाएगी, 17 अवसान। तो अधिकतम इसका कितना हो सकता है, 6 माह हो सकता है। शीतकालीन, मानसून, बजट सत्र हो गया। देखिए आहूत करना या बुलाना, ये राष्ट्रपति बुलाता है कि संसद के जो सत्र होते हैं, ये तो हो गया। आहूत मतलब बुलाना है, आ जाओ बैठ के हम लोग चर्चा करते हैं ना। गांव में होता नहीं, कोई चौपारे बैठ जाएंगे, फलाने बुला दो, ठिकाने बुला दो, चर्चा किया जाए। ठीक, नहीं कोई उसमें बीच में कमी रह जाती है लेडीजों में, अरे बहनियां नहीं आई, तो ये सब होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ यही होता है कि राष्ट्रपति कहेगा आ जाओ सब लोग, देश के विकास की बात करते हैं, जो बताए आपको। तो देखिए इसमें होना चाहिए कि सदन की कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, ये शर्त रहती है। कोरम या गणपूर्ति, सदन की कोरम या गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, लगभग 1/10। ये याद रखिएगा, कितना, 1/10 होनी चाहिए। मतलब लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, लोकसभा में कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, यहाँ 55 होने चाहिए। राज्यसभा में कितने उपस्थित होने चाहिए, यहाँ 25 होने चाहिए। तो ये 1/10 माना जाता है कि कम से कम लोकसभा में 55 सदस्य हों, राज्यसभा में 25 हों, तभी बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक, तभी बैठक बुलाई जा सकती है, तभी यहाँ बैठक आहूत या बुलाना तभी संभव हो सकता है कि लोकसभा में 1/10 सदस्य उपस्थित हों, और लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य हों, और इसमें 25 सदस्य उपस्थित होना जरूरी है। ये 2 चीजें हैं, यहाँ यही पूछा जाता है वो। ठीक, ये वाला कि कोणम करनी कितनी होती है। विघटन, जब सब कुछ हो जाता है, बांस वांस हो जाएगी, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, विघटन कर देगा। अभी जैसे हम क्लास बंद कर देंगे, विघटन हो जाएगा। स्थगन क्या होता है, देखिए पीठासीन अधिकारी आपको बताए थे, एक लोकसभा का जो लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, लोकसभा अध्यक्ष कहलाता है, यह भी पीठासीन अधिकारी होता है। और राज्यसभा का सभापति भी, यह भी पीठासीन अधिकारी समझिए। राज्यसभा का सभापति, यह भी अधिकारी होता है। जो उपराष्ट्रपति बनता है वही सभापति होता है। अनुच्छेद 89 में यह बात कही गई है। ठीक, अनुच्छेद 89 में यह बात कही गई है। और लोकसभा अध्यक्ष का पद अनुच्छेद 93 में कहा गया है। समझ गए भैया, तो ये बातें हैं। हाँ, स्थगन मतलब होता है जैसे अभी अब क्लास ले रहे हैं, लड़के हल्ला मचाने लगते हैं, 1-2 घंटे के लिए हम कहते हैं चाय वाय पी हम आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हल्ला मचा लो जितना मचाना है। ठीक, तो वही स्थगन बीच में रोक देना कि 2 घंटे के लिए स्थगित कर देना, वही शोर शराबा अधिक होने लगता है। तो ये पीठासीन अधिकारी को अधिकार है कि सदन को 1 घंटे के लिए रोक दिया जाए।
तो ये हो गया बैठक अनुच्छेद 85 सत्रावसान आहूत करना, विघटन करना, स्थगन करना, सत्रावसान 2 सत्रों के बीच की अवधि सत्रावसान कहलाते हैं। शीतकाल, मानसून सत्र, बजट सत्र 6 माह का अंतर होता है। इसमें राष्ट्रपति बुलाता है, कोरम 1/10 होना चाहिए, लोकसभा के 55, राज्यसभा के 25 होने चाहिए। विघटन ही राष्ट्रपति कर देगा, स्थगन कौन करता है? पीठासीन अधिकारी, लोकसभा का अध्यक्ष सभापति करता है। भैया समझे? बस इतना ये हो गया। अब आपको हम बताएंगे कुछ इनके विशेषाधिकार हैं, वो देख लीजिए। संसद सदस्य के कुछ विशेषाधिकार हैं, वो भी हम आपको यहीं चर्चा कर देते हैं। समझिए, कुछ विशेषाधिकार हैं, उनकी भी चर्चा यहीं कर दी जाती है। ये सब संसद के कार्य हैं, संसद में बैठते हैं लोग, वही सब है, कुछ नहीं। जैसे आपका बिग बॉस है, उसमें सम्मेलन में घर ले लीजिए, आपका दादाजी राष्ट्रपति हो गए, पापा प्रधानमंत्री हो गए, मम्मी जो गृह मंत्री हो गए, बच्चे जो मंत्री परिषद हो गए। समझ गए? ये बात है ना। चलिए आगे देखा जाए क्या बताए। संसद का विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105, संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 है। देखिए, संसद सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है कि सदन में वे क्या क्या कर सकते हैं, या सदन में उनकी क्या अहर्ताएं हैं, वो देख लिया जाता है। देखिए बताते हैं आपको। पहला क्या बात है, इनको विशेषाधिकार दिया गया है। पहला दिया गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। क्या दिया गया है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। स्वतंत्रता पहला काम है विचार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता। ये अनुच्छेद किसमें है? ये भाषा अनुच्छेद 19 भी बात करता है ना, हमारा मौलिक अधिकार है ये अनुच्छेद 19, विचार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता। जैसे आप बोलने सुनते, सभा, संगठन, भ्रमण, निवास, कारोबार, ये सब अनुच्छेद 19 देता है ना। चलिए, ये विचार एवं व्यक्ति स्वतंत्रता मतलब अपने सदन के भीतर, संसद के भीतर जहां लोकसभा राज्यसभा का बैठक होगी, वहां आप कुछ भी बोल सकते हैं, अभिव्यक्ति हो सकती है, अपना विचार रख सकते हैं, पर आपको कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, उनका फॉलो करना पड़ता है कि कुछ प्रोटोकॉल होंगे जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला प्रोटोकॉल क्या होगा? मतलब आप बोल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, स्थिति ये है कि आप उसमें सदन के आचार संहिता के विरुद्ध नहीं बोल सकते। सदन के आचार संहिता के विरुद्ध नहीं आप बोल सकते भैया, आचार संहिता के विरुद्ध नहीं बोल सकते, मतलब प्रोटोकॉल के विरुद्ध। अनुच्छेद 118 में बात है कि सदन के आचार संहिता के विरुद्ध आपको नहीं बोलना है, कि जो जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उनके विरुद्ध आपको नहीं बोलना है, जबरदस्ती वाली बात नहीं करनी है। दूसरी बात है, किसी न्यायाधीश के आचरण पर देखिए, बहुत आराम से पढ़ाया जाता है, बहुत बर्डन लेकर नहीं पढ़ाया जाता। आराम से आप भी पढ़ा करिए, बहुत स्वतंत्र होकर पढ़ा करिए। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके पढ़ेंगे तो पढ़ाई मज़ा नहीं आता है, आराम से पढ़िए। इसमें न्यायाधीश के आचरण पर तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती, तब तक कोई टीका टिप्पणी नहीं हो सकती जब तक उसके हटाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया संसद में न चल रही हो, अनुच्छेद 121। देखिए, दो चीज बताया आपको कि भैया सदन के आचार संहिता के विरुद्ध नहीं बोलना है, सांसद जी को नहीं कुछ मुंह में फट बोल दो, उठा के वहां मार्शल पुलिस होती है। कौन होता है वहां? सदन की पुलिस को क्या कहते हैं? मार्शल कहते हैं। पीठासीन अधिकारी का उसको उठा बाहर फेंका दिया जाओगे ना। और क्या है? न्यायाधीश के आचरण पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है जब तक उसके हटाए जाने की महाभियोग प्रक्रिया संसद में ना चल रही हो। ठीक,
महाभियोग प्रक्रिया संसद में ना चल रही हो तब तक उसे हटा नहीं सकते हैं, ठीक। नहीं तो आप न्यायाधीश है, वो सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, आप उस पर कुछ भी आचरण पर टैप तकलने लगो, तो जब तक उसके हटाए जाने महाभियोग प्रक्रिया ना चल रही हो तब तक आप ऐसा नहीं कर सकते, समझ गए। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में है। तो ये दो चीजें हो गई विशेषाधिकार में। तीसरी एक मिटा देते हैं, ये बात देखिए न्यायाधीश का तत्व में ये बात होगी, ठीक। चलिए तीसरी क्या है, गिरफ्तारी से छूट। क्या दूसरा हो गया, ये दो चीजें हो गई, ठीक। विचार में व्यक्ति की स्वतंत्रता, दो आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, इसके विरुद्ध नहीं बोलना है। दूसरा क्या है, गिरफ्तारी से छूट। क्या, गिरफ्तारी से छूट। गिरफ्तारी से छूट का अर्थ यह है कि संसद सदस्यों को आप अधिवेशन के 40 दिन पहले, अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं कर सकते, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लिख देते हैं, नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। गिरफ्तारी छूट मतलब अधिवेशन के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, इसके बाद आप गिरफ्तार कर सकते हैं। तीसरा क्या है, साक्षी या गवाह बनने से छूट। क्या है, साक्षी या गवाह बनने से छूट। साक्षी या गवाह बनने से छूट। संसद सदस्यों को साक्षी या गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ये तीन इनके विशेषाधिकार हैं संसदीय विशेषाधिकार में। संसद सदस्यों के विशेषाधिकार जो हैं, संसद सदस्यों के विशेषाधिकार में आपको बताया गया, अनुच्छेद 105 में बात कही गई है। विचार में व्यक्ति स्वतंत्रता है, सदन के भीतर कुछ भी बोल सकते हैं भैया। पर दो प्रोटोकॉल आपको बताए, आचार संहिता के विरुद्ध नहीं बोलना है, दूसरा न्यायाधीश के आचरण पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, तीसरी बात है साक्षी या गवाह बनने से छूट। समझ गए, तो ये चीजें हैं आपके संविधान में। संवैधानिक क्या संसदीय प्रक्रिया ही कुछ थी जिसमें आपको बता दिया गया अच्छे से। आप अगर हम जा रहे हैं, देखिए वीडियो लंबी हो जाती है, उससे क्या है पढ़ने वाले पढ़ ही लेंगे। देखिए आपको एक चीज और बता देते हैं जाते जाते, राज्य विधानमंडल की चर्चा आपसे कर देते हैं थोड़ा सा। राज्य विधानमंडल की चर्चा कर देते हैं यहाँ। राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल देखिए वो भाग 5 में था तो भाग 6 में होगा, भाग 6 में देख लीजिए। इसमें दो सदन आपको बताएंगे, इसकी व्याख्या कभी और अच्छे से कर देंगे। देखिए एक विधानसभा होती है, एक विधानसभा होती है, एक क्या होती है, विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है। दो सदन होंगे। अगर यहाँ भी देखा जाएगा तो राज्यपाल यहाँ भी रहता है। इसको कहते हैं उच्च सदन, जैसे वहां लोकसभा को उच्च सदन कहते थे, इसको कहते हैं निम्न सदन। क्या कहेंगे, निम्न सदन। हम यहाँ सिर्फ आपको सदस्य संख्या बताएंगे और कुछ बताएंगे नहीं, सिर्फ आपको सदन संख्या बताएंगे। विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं, विधानसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं। देखिए विधानसभा में कम से कम 60, कितने, कम से कम 60, अधिक से अधिक 500। विधानसभा में कम से कम 60 होते हैं, अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं, ठीक। अधिक से अधिक 500 हो सकते हैं। और इनका कैसे चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या लिख रहे हैं, प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और इसमें क्या होता है, जनता इसमें सीधे भागीदारी देती है। और ये इसमें एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कौन कर सकता है, कौन करेगा, राज्यपाल कर सकता है। क्या, राज्यपाल एक एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। तो हर जगह विधानसभा मौजूद है पूरे राज्य में, समझ रहे हैं, पूरे राज्य में विधानसभा मौजूद है। पर विधान परिषद टोटल 6 राज्यों में मौजूद है। विधान परिषद में देखिए सदस्य क्या है, सदस्य संख्या यहाँ देख लेते, इसको अलग से बता देते हैं अच्छे से थोड़ा। देखिए होता क्या है, इसको देख लीजिए। विधान परिषद में बात यह है, ऐसे कर देते हैं। देखिए विधान परिषद में 1/6 का चुनाव, 1/6 का मनोनयन
मनोनयन राज्यपाल कर देता है, मतलब वही एंग्लो इंडियन का राज्यपाल कर देता है। 1/6 यहाँ 4 प्रकार के मतदाता आएंगे। 5/6 5/6 का चुनाव 5/6 का चुनाव 4 प्रकार के मतदाता करते हैं। यही वाला बताना था, इसीलिए हम यहाँ आए थे। 4 प्रकार के मतदाता करते हैं, क्योंकि आप जानते रहेंगे ना तो हमें आसानी होगी आगे बताने। देखिए कितने होते हैं ये बटे में देखा जाए। सदस्य संख्या अगर देख ली जाए तो एक विधानसभा का 1/3 कितना, विधानसभा का 1/3 विधानसभा का 1/3 लेकिन 40 से कम नहीं, लेकिन 40 से कम नहीं, लेकिन 40 से कम नहीं, ये सदस्य संख्या रहती है। विधानसभा का 1/3 लेकिन 40 से कम नहीं, ये रहता है। देखिए 4 प्रकार के मतदाता क्या होते हैं, ये कौन कौन होते हैं। देखिए 1/3 जो होते हैं, 1/3 का चुनाव 1/3 का चुनाव कौन करेगा, एमएलए द्वारा। किसके द्वारा, एमएलए द्वारा, मतलब विधानसभा के सदस्य करेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। और 1/3 का चुनाव कौन करेगा, 1/3 का चुनाव कौन करेगा, स्थानीय निकाय। कौन करेगा, स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय क्या लिखते हैं, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय करेगा। स्थानीय निकाय मतलब प्रधान बीडीसी, प्रधान इसमें बीडीसी आ जाएंगे, प्रधान बीडीसी जो आपके गांव में है प्रधान जी, वो इनका चुनाव करते हैं। और 1/12 चुनाव 1/12 का चुनाव कौन करेगा, माध्यमिक शिक्षक वाले करेंगे, माध्यमिक शिक्षक करेंगे, माध्यमिक शिक्षक करेंगे। और 1/12 का चुनाव हम लोग करेंगे, गरीब आदमी। कौन करेगा, 1/12 का चुनाव स्नातक, स्नातक 3 वर्ष स्नातक, 3 वर्ष का स्नातक, समझ लीजिए स्नातक 3 वर्ष। देखिए 4 प्रकार, 3 प्रकार के एमएलए द्वारा किया जाएगा। यहाँ स्थानीय निकाय तो 1/3 का प्रधान बीडीसी आ जाएंगे, यहाँ शिक्षक आ जाएंगे, यहाँ हम लोग आ जाएंगे गरीब आदमी। देखिए ऐसे याद किया जाता है। यहाँ अमीर लोग रहते हैं, ये लिखा नहीं गया, सिर्फ बता रहे हैं याद करने के लिए। एमएलए प्रधान मान लिया जाता है कि अमीर लोग हैं, 3/3 का एमएलए द्वारा, 3/3 का चुनाव प्रधान बीडीसी द्वारा, यहाँ गरीब लोग शिक्षक और स्नातक आ जाते हैं। ये मिलकर विधान परिषद का गठन करते हैं। और विधान परिषद सृजन और उत्साधन अनुच्छेद 69 में है, ये विधानसभा ही करती है। इसे किसी अगले वीडियो में हम बताएंगे अच्छे से। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आज इतना ही भैया।